नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। और सबसे पहले लोकसभा की बात करते हैं। मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर जारी गतिरोध बुधवार को भी बरकरार रहा और विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी, जबकि ये विधेयक चर्चा एवं पारित कराए जाने के लिए सूचीबद्ध था। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक कागजात सभापटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति सोलंकी ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर लौटने और कार्यवाही में हिस्सा लेने की अपील की, लेकिन सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। व्यवस्था नहीं बनते देख पीठासीन सभापति ने 2:04 पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के चलते प्रश्नकाल भी बाधित हुआ। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के अन्य घटक दल मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर में जातीय हिंसा मुद्दे पर प्रधानमंत्री से संसद में वक्तव्य देने और इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बार बार बाधित हुई है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच गत सप्ताह बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अगले सप्ताह सदन में चर्चा होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब दे सकते हैं। लोकसभा की आज की कार्यसूची में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 चर्चा एवं पारित कराए जाने के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण इस पर चर्चा शुरू नहीं हुई। इस विधेयक को मंगलवार को निचले सदन में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किया था। कार्यसूची में विपक्षी सदस्यों अधीर रंजन चौधरी, ए राजा, सौगत रॉय, डीन कुरियाकोस, के सुरेश, पीआर नटराजन, ए एम आरिफ, सुशील कुमार रिंकू, रितेश पांडे, बेनी बेहनन और असदुद्दीन ओवैसी का एक सांविधिक संकल्प भी सूचीबद्ध था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश को अस्वीकार करने का प्रस्ताव है। मंगलवार को विधेयक पेश किए जाने का कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर और गौरव गोगोई, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया था। इस पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि विधेयक पेश किए जाने के खिलाफ सारी आपत्तियां राजनैतिक हैं और इनका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के तहत भी इनका कोई आधार नहीं है। शाह ने कहा था कि संविधान ने सदन को संपूर्ण अधिकार दिया है कि वो दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी थी। ये 19 मई को केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया गया है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस अध्यादेश के विरुद्ध हैं। केंद्र सरकार 19 मई को अध्यादेश लाई थी। इससे एक सप्ताह पहले उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को सेवा से जुड़े मामलों का नियंत्रण प्रदान कर दिया था। हालांकि उसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषय नहीं दिए गए थे। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे। ये विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन करने से संबंधित है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं। ये प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी सिफारिशें देगा। संसद की एक समिति ने फिल्मों को लेकर अंकुश और जरूरत से ज्यादा विनियमन को गलत बताया है। साथ ही कहा कि भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देश में फिल्में बनाते और दिखाते समय देश के लोगों की संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए रचनात्मकता, कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाना जरूरी है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के कार्यकारिणी की समीक्षा विषय पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने मंगलवार को लोकसभा में पेश रिपोर्ट में ये बात कही। समिति ने विषय की जांच के दौरान पाया कि चर्चा मुख्य रूप से इस विवाद के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या फिल्मों को प्रमाणित करते समय कट या संशोधन किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से प्रमाणन मॉडल के आधार पर बिना किसी कट या संशोधन के होना चाहिए और इसका कोई विनियमन नहीं होना चाहिए।
सरकार ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में वर्तमान स्थापित परमाणु बिजली क्षमता 2031 तक 7,480 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट करना तय किया गया है। लोकसभा में थोल तिरुमावलवन के प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-2015 की तुलना में 35.12% बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 98,374 रुपये हो गई। लोकसभा में कल्याण बनर्जी के प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये जानकारी दी। बनर्जी ने जानना चाहा था कि क्या भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में वर्ष 2014-15 की तुलना में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये लोकसभा के समाचार थे और आइए आपको राज्यसभा की तरफ लिए चलते हैं। राज्यसभा ने आज विपक्ष के बहिर्गमन के बीच 3 विधेयक, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिए। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक को उच्च सदन की मंजूरी मिलने के साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गई, क्योंकि लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक में संशोधन के कुछ प्रस्ताव दिए थे, हालांकि विपक्षी सदस्यों के सदन में मौजूद नहीं रहने के कारण इन्हें पेश नहीं किया जा सका। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वर्ष 2030 तक विभिन्न क्षेत्रों में देश की ऊर्जा खपत 2 गुना बढ़ने वाली है। इसके मद्देनजर भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 6 खनिजों को परमाणु सूची से बाहर निकालकर इनके खनन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक परमाणु खनिजों की सूची में शामिल रहे बेरिल और बेरिलियम, लिथियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टेंटलियम और जिरकोनियम के खनन की अनुमति दी गई है। जोशी ने कहा कि वो पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये 6 खनिज रेडियोधर्मी नहीं हैं। उन्होंने स्वयं और मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने परमाणु विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है कि इन खनिजों के परमाणु सूची में रहने के कारण इनका अन्वेषण अथवा खोज नहीं हो पा रही थी। विशेष रूप से लिथियम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी के लिए जरूरी लिथियम के मामले में देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और राजस्व की बड़े पैमाने पर बचत होगी। मंत्री ने कहा कि यह हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि गहराई में स्थित खनिजों के अन्वेषण कार्य की जटिलता और इसके काफी खर्चीले होने के कारण इसमें निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा। निजी क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ ये काम करेंगी। खान मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन खनिजों के अन्वेषण की जिम्मेदारी सरकार की होगी और खनन से मिलने वाला समूचा राजस्व राज्य सरकारों को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी अनेक राज्य सरकारें विभिन्न खनिजों के खनन के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नीलामी नहीं हो रही है। जोशी ने कहा कि वो सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि खनिजों के खनन संबंधी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे अनियमितता की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। विधेयक में खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। विधेयक में 6 परमाणु खनिजों सहित सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट, निकेल, सीसा, पोटाश और रॉक फॉस्फेट जैसे 18 खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस जारी करने के प्रावधान किए गए हैं। खनिजों के अन्वेषण लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए जाएंगे। केंद्र सरकार नियमों के जरिए अन्वेषण लाइसेंस के लिए नीलामी के तरीके, नियम, शर्तें और मानदंड जैसे विवरण निर्धारित करेगी। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इससे लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात में कमी आएगी। इससे बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए जरूरी लिथियम बैटरी के मामले में भी देश आत्मनिर्भर बनेगा।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विधेयक के प्रावधानों के खनिज क्षेत्र में दूरगामी परिणाम होंगे। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि खानों की नीलामी अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि खनिज का आयात चीन से किया जाता है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि देश खनिज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुआ तो वो चीन के बराबर कैसे आ सकेगा। उन्होंने खनिज अन्वेषण और खनन करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने की मांग की। तमिल मानिला कांग्रेस के जी.के. वासन ने कहा कि इस विधेयक से कोबाल्ट जैसे कीमती खनिजों, जिनका अन्वेषण जटिल कार्य है, उसमें निजी क्षेत्र का सहयोग मिल सकेगा। भाजपा के दीपक प्रकाश ने कहा कि ये विधेयक देश को खनिज क्षेत्र में समर्थ बनाने का काम करेगा। इसमें अन्वेषण के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की प्रक्रिया सरल होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भाजपा के आदित्य प्रसाद ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, नई कंपनियों को अवसर मिलेंगे और खनिज कंपनियों की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही देश में कुशल ऊर्जा बाजार बनेगा, इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाजपा के जुगल सिंह लोखंडवाला और भाजपा के सकलदीप राजभर ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। देश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने, सरकारी परियोजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निश्चित वन भूमि लेने की अनुमति देने वाले वन संरक्षण विधेयक 2023 को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे इस पर संसद की मुहर लग गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति में भेजा गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदन में विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे देश में वृक्षारोपण में वृद्धि होगी और पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे वन क्षेत्र में बसे ग्रामीण इलाकों में सरकार की ओर से सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी। इससे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि 5 हेक्टेयर से कम भूमि पर निर्माण करने के लिए अनुमति स्थानीय स्तर पर दी जा सकेगी और केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विधेयक में वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, इससे उनके अधिकारों पर कोई आंच नहीं आएगी। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व की परियोजनाओं की अनुमति दी गई है। राज्य सरकारें सामाजिक उद्देश्य के लिए निश्चित वन भूमि निजी कंपनियों को दे सकेंगी। इसके अलावा वन में जांच चौकी, तारबंदी और सेतु आदि का निर्माण किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विधेयक में वन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को अपने प्रतिष्ठान बनाने की अनुमति दी जा रही है। इससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हिशे लाचुंगपा ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। जनजातीय लोगों के जीवन यापन में सुधार होगा। वाईएसआरसीपी के निरंजन रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में विकास के लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कामाख्या प्रसाद तासा ने कहा कि इससे विकास के लाभ सभी लोगों तक पहुंच सकेंगे। वाईएसआरसीपी के वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि इससे वन क्षेत्र बढ़ाने और इसे संरक्षित करने में मदद मिलेगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इससे स्थानीय स्तर के निकायों की शक्ति में वृद्धि होगी और वो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। तमिल मानिला कांग्रेस के जी.के. वासन ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे इको पर्यटन को बल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अभय प्रताप सिंह ने कहा कि ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को बल देगा। भारतीय जनता पार्टी की रमीलाबेन बेचार भाई बारा ने कहा कि ये अमृत समान है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे आदिवासी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की सुविधा बढ़ेगी। सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सभी सदस्यों को धार्मिक ग्रंथ वेदों की एक प्रति उपलब्ध कराने की बात कही। इस पर प्रधान ने यथाशीघ्र ऐसा करने का आश्वासन दिया। सभापति ने महर्षि संदीपनी वेद विद्यापीठ प्रतिष्ठान से जुड़े एक पूरक प्रश्न का उत्तर दिए जाने के बाद ये बात कही। इससे पहले प्रधान ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के छात्रों को संस्कृत और वेद की शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महर्षि संदीपनी वेद विद्यापीठ प्रतिष्ठान उज्जैन में स्थित है, लेकिन देश के 4 धामों के साथ ही पूर्वोत्तर के गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या धाम में भी इसका केंद्र शुरू करने की तैयारी चल रही है। देश में अभी 123 वेद पाठशालाएं चल रही हैं, जिसमें से 23 उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 1100 छात्र शिक्षा ले रहे हैं।
सदन ने जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक भी ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे इस पर संसद की मोहर लग गई। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ये विधेयक व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन का दबाव कम करने के लिए 42 कानूनों में संशोधन करता है और कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करता है। विधेयक के माध्यम से भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन किया गया है। विधेयक में कुछ कानूनों में कुछ अपराधों के लिए कैद की सजा को समाप्त कर केवल आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण मणिपुर की स्थिति पर सदन में आज भी चर्चा को लेकर सहमति नहीं बन सकी और उसकी मांग नहीं माने जाने पर विपक्षी सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान सदन से बहिर्गमन किया। सभापति ने कहा कि उन्हें मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन के प्रस्ताव के 58 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं हैं और इसलिए इन्हें मंजूर नहीं किया जा सकता। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री के सदन में आकर मणिपुर की स्थिति पर बयान देने की मांग को अनुचित करार देते हुए कहा कि आसन प्रधानमंत्री को इस तरह का निर्देश नहीं दे सकता। सभापति ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है और चर्चा के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो इसी के साथ संसद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।